सबसे पहले हम आपको मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के उस नए बयान के बारे में बताएंगे जिसमें उन्होंने आगरा की एक रैली में कहा है कि अगर हिंदू बटेंगे तो कटेंगे और हिंदू अगर एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। और उन्होंने ये बयान बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रही हिंसा को लेकर दिया है और यह भी कहा है कि भारत के 80% हिंदुओं को इससे सबक लेना चाहिए और सोचना चाहिए कि अगर हिंदू बट गए तो उनके साथ क्या क्या हो सकता है। राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। आप देख रहे हैं ना, बांग्लादेश में देख रहे हो ना, तो वो गलतियां यहां नहीं होनी चाहिए। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे और समृद्धि की पराकाष्ठा को पहुंचेंगे। हमें विकसित भारत की संकल्पना को साकार करने के लिए कार्य करना है। योगी आदित्यनाथ आज ऐसा क्यों कह रहे हैं? बांग्लादेश एक जमाने में अविभाजित भारत का हिस्सा था, लेकिन इसके बाद वर्ष 1947 में भारत का बंटवारा हुआ और पूर्वी पाकिस्तान भी बाद में विभाजित होकर बांग्लादेश बन गया। यानी एक जमाने में पहले हमने पाकिस्तान को खोया और बांग्लादेश भी एक जमाने में हमारे ही देश का हिस्सा था। और आज इसी बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं के खिलाफ हिंसा हो रही है और वहां हिंदू परिवारों और हिंदू मंदिरों को निशाना बनाया जा रहा है। तो बड़ी बात देखिए यह है कि पाकिस्तान में भी हिंदुओं के साथ वही हुआ और बांग्लादेश में भी हिंदुओं के साथ अब वही हो रहा है जो पाकिस्तान में हुआ। इसलिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी ये कह रहे हैं कि अगर भारत के हिंदुओं ने अभी सबक नहीं लिया तो उनका हाल भी वही होगा जो बांग्लादेश के हिंदुओं का हो रहा है या इससे पहले जो पाकिस्तान में हो चुका है। हालांकि अगर हम इस बयान का एक ब्लैक एंड व्हाइट विश्लेषण करें तो उसके लिए आपको आज कुछ आंकड़े पहले मैं दिखाना चाहूंगा। देखिए, 145 करोड़ के देश भारत में अभी 20% आबादी अल्पसंख्यक वर्ग की है और बाकी 80% आबादी हिंदुओं की है जो अभी इस तरह से जातियों में बटे हुए हैं। ये जो तस्वीरें अभी आप देख रहे हैं ये तो बांग्लादेश की तस्वीरें हैं, लेकिन देखिए आंकड़े जब आप देखेंगे पीछे स्क्रीन पर तो इनमें हमारे देश में 45% ओबीसी हैं, 16.6% दलित हैं, 8.6% आदिवासी हैं और 11% सवर्ण हैं। अब देखिए ये विपक्ष का और बीजेपी का, उनकी राजनीति का एक ब्लैक एंड व्हाइट है। विपक्ष की क्या कोशिश है? विपक्ष की कोशिश यह है कि भारत का समाज इस तरीके से आपको दिखाई दे, अलग अलग। यानी 45% ओबीसी है, यहां आप देखिए 20% अल्पसंख्यक हैं, आदिवासी लगभग 8.5%, सवर्ण है 11% और 16.5% हैं दलित। और अगर आप देखेंगे तो इस वक्त जो इंडिया गठबंधन है वो ये राजनीति कर रहा है, वो दलितों की राजनीति कर रहा है, ओबीसी की राजनीति कर रहा है, आदिवासियों की राजनीति कर रहा है और अल्पसंख्यक की राजनीति कर रहा है और सबको अलग अलग कंपार्टमेंट में उन्होंने रखा हुआ है। अब देखिए बीजेपी की राजनीति क्या है। वहां पर जो आपको विभाजन दिखाई दे रहा है, बीजेपी ये चाहती है कि वो पूरा विभाजन 20% अल्पसंख्यक है, ये तो 20% रहेंगे और बीजेपी को ऐसा लगता है कि ये उसे वोट नहीं देंगे। ये विपक्ष की राजनीति है। विपक्ष ये चाहता है कि पूरा समाज आपको इस तरह बटा हुआ नजर आए और हिंदू जो हैं वो एक हिंदू की तरह ना सोचें बल्कि वो अलग अलग जातियों में बंटकर जातियों की तरह सोचें। और जो दूसरा मॉडल है ये बीजेपी का मॉडल है। अब जब यही हिंदू जातियों में बंट जाते हैं तो बीजेपी चुनावों में पीछे रह जाती है और इस बार लोकसभा के चुनावों में बिल्कुल यही हुआ है। वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को उत्तर प्रदेश में ओबीसी समुदाय के 72% वोट मिले थे, जो इस बार के चुनाव में 59% रह गए, जबकि दलितों के बीजेपी को 48% वोट मिले थे, जो इस बार कम होकर 29% रह गए हैं।
और इसी तरह हिंदू वोटों के जातियों में बंटने से बीजेपी को ओबीसी और दलित वोटों का जबरदस्त नुकसान हुआ और बीजेपी उत्तर प्रदेश की 80 में से सिर्फ 33 सीटें जीत पाई, जबकि पिछली बार उसने 62 सीटें जीती थी। तो आप देख लीजिए 2019 के आंकड़े आपकी स्क्रीन पर हैं और 2024 के चुनावों के आंकड़े आपकी स्क्रीन पर हैं और यहां आप देखेंगे ओबीसी 72% से 59% रह गए, दलित वोट 48% से 29% पर आ गए हैं। और बीजेपी की चिंता का जो कारण है वो यही है, क्योंकि इस बात को विपक्षी दल अब समझ गए हैं। इसलिए राहुल गांधी और बाकी के विपक्षी नेता बार बार जातिगत जनगणना का मुद्दा उठाते हैं और कहते हैं कि जिसकी जितनी संख्या होनी चाहिए उतनी ही उसकी भागीदारी भी होनी चाहिए, संख्या के हिसाब से भागीदारी होनी चाहिए। और इसीलिए राहुल गांधी कहते हैं कि हमें पता होना चाहिए कि हमारे देश में किस जाति के कितने लोग हैं। और अभी हाल ही में राहुल गांधी ने एक नया बयान दिया है कि उन्हें इस बात की बड़ी हैरानी है कि आज तक देश में एक भी दलित, आदिवासी और ओबीसी वर्ग की महिला मिस इंडिया क्यों नहीं बनी। तो पहले आप राहुल गांधी का भी वो बयान सुन लीजिए, देख लीजिए, जिसमें राहुल गांधी मिस इंडिया की लिस्ट में दलित और ओबीसी कन्याओं को ढूंढ रहे हैं। मैंने लिस्ट निकाली मिस इंडिया की, मैंने कहा भैया इसमें तो होगा, मतलब एक दलित महिला तो होगी, एक आदिवासी महिला तो होगी ना दलित है, ना आदिवासी, ना ओबीसी, कोई नहीं। अब राहुल गांधी मिस इंडिया की पूरी लिस्ट निकाल रहे हैं और ढूंढ रहे हैं कि इसमें कौन कौन सी लड़कियां, कौन कौन सी महिलाएं, कन्याएं ओबीसी वर्ग से आती हैं, कौन कौन सी दलित वर्ग से आती हैं। लेकिन राहुल गांधी के इस बयान में उनके लिए भी दो बड़े सवाल छिपे हुए हैं जो शायद उनसे किसी ने अभी तक पूछे नहीं। पहला सवाल ये कि क्या राहुल गांधी देश को यह भी बताएंगे कि जब पिछले 73 वर्षों में लगभग 53 वर्षों तक देश में कांग्रेस की सरकारें रहीं तो उनकी सरकारों में, कांग्रेस की सरकारों में पिछड़े वर्ग की कितनी महिलाएं मिस इंडिया बनी थी। यानी जितने समय हमारे देश में कांग्रेस की सरकार रही है, कांग्रेस से समर्थन वाली सरकार रही है, कांग्रेस के प्रधानमंत्री वाली सरकार रही है, उस दौरान हमारे देश में कितनी मिस इंडिया दलित बनी है और कितनी ओबीसी बनी है। यह बात भी राहुल गांधी को बतानी चाहिए और उन्हें कहना चाहिए, उन्हें ये आंकड़े देने चाहिए ब्लैक एंड व्हाइट में कि जब हमारी सरकारें थी तो उस जमाने में इतनी दलित और इतनी ओबीसी वर्ग की महिलाएं मिस इंडिया बनती थी जो अब बननी बंद हो गई। अब हम आपको उसी बांग्लादेश के बारे में बताएंगे कि जब बांग्लादेश में सरकार बदल चुकी है और पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को भी अपना देश छोड़कर भारत आए 3 हफ्ते बीत चुके हैं, तो वहां पर अब भी हिंसा रुक क्यों नहीं रही। हमें समझ में आता है कि पहले हिंसा हो रही थी सरकार बदलने के लिए, शेख हसीना को वहां से भगाने के लिए, शेख हसीना का इस्तीफा लेने के लिए, लेकिन अब तो सब हो चुका। शेख हसीना देश छोड़कर भाग चुकी हैं, 3 हफ्ते हो चुके हैं, नई सरकार वहां पर बन चुकी है। अब दंगे किस लिए हो रहे हैं। तो बांग्लादेश में 25 अगस्त को हजारों लोगों की भीड़ ने ढाका के सरकारी सचिवालय को बंधक बना लिया और वहां पर हमला कर दिया, जिसके बाद इन प्रदर्शनकारियों और सेना के जवानों में हुए संघर्ष में 50 से ज्यादा लोग घायल हुए और स्थिति यह हो गई कि वहां की सेना को एक बार फिर से ढाका की सड़कों पर कर्फ्यू लगाना पड़ा। और अब भी जब हम आपको यह खबर दिखा रहे हैं इस वक्त, तब ढाका में मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार के खिलाफ छात्रों द्वारा विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं। ये विरोध प्रदर्शन जारी है। अब आपके मन में यह सवाल जरूर आएगा कि आखिर बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद भी यह हिंसा खत्म क्यों नहीं हो रही। तो इसका कारण यह है कि अब बांग्लादेश इतना अस्थिर हो चुका है राजनीतिक रूप से कि वहां लोगों का लोकतंत्र में विश्वास समाप्त होता जा रहा है और अब लोग हर बात के लिए सड़कों पर उतरकर हिंसा करके अपने हक को वहां की शासन व्यवस्था से छीनना चाहते हैं। लोगों को एक बात समझ में आ गई कि जब तक वो हिंसा नहीं करेंगे, जब तक सड़कों पर नहीं उतरेंगे, जब तक तोड़फोड़ नहीं करेंगे, तब तक सरकार और प्रशासन उनकी बात नहीं सुनेगी और तब तक वो अपनी मांगों को नहीं मनवा पाएंगे। कल भी बांग्लादेश में जिन छात्रों ने हिंसा की, वो छात्र अंसार ग्रुप के सदस्य हैं जो शेख हसीना का समर्थन करते थे और वो पैरामिलिट्री जवानों के रूप में काम किया करते थे। लेकिन शेख हसीना के बांग्लादेश छोड़ने के बाद अब इस अंसार ग्रुप के तमाम लोग अपने लिए राष्ट्रीयकरण की मांग कर रहे हैं और इन्हें लगता है कि अगर ये लोग हिंसा करेंगे तो इनकी मांगें
जल्दी मान ली जाएंगी। यानी बांग्लादेश के 17 करोड़ लोगों ने अब यह मान लिया है कि हिंसा ही सारी समस्याओं का समाधान है और अब वहां हर मांग को लेकर आंदोलन हो रहे हैं और इन आंदोलनों में दंगा करके, हिंसा करके, तोड़फोड़ करके, आगजनी करके लोग अपनी मांगों को अंतरिम सरकार तक पहुंचा रहे हैं। और आपको यह बताते हैं कि कोलकाता में रेप और मर्डर की रात को क्या हुआ था। पूरा देश असल में इस पूरे घटना से तो स्तब्ध है ही, हैरान है ही, लेकिन सब यह भी जानना चाहते हैं कि उस रात को हुआ क्या था, क्योंकि कोलकाता की पुलिस ने तो कभी यह बताया नहीं। अब सीबीआई इन्वेस्टिगेट कर रही है, सीबीआई से पता चला है कि उस रात को क्या हुआ था। तो आज हमें पूरा घटनाक्रम पता चल गया है और इस घटना के आरोपी संजय रॉय उस रात को कहां कहां गया था, उसने क्या क्या किया था, यह सारा घटनाक्रम आज मैं आपको बताने वाला हूं। और इस बात का भी आज हम विश्लेषण करेंगे कि क्या इस घटना को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की पुलिस रोक सकती थी, क्या वो महिला डॉक्टर आज जिंदा हो सकती थी, रह सकती थी। यह घटना 8 और 9 अगस्त की रात को हुई थी और उस रात को जो कुछ हुआ वो संजय रॉय ने अपने बयान में सीबीआई को बताया है। अब देखिए संजय रॉय ने क्या कहा अपने बयान में, सीबीआई को क्या कहानी उसने बताई है। संजय रॉय के मुताबिक वो सबसे पहले रात को करीब 11 बजे इस अस्पताल में अपने एक दोस्त के साथ उसके बीमार भाई को देखने के लिए गया था। उसके इस दोस्त का नाम है सौरभ और सौरभ का छोटा भाई उस दिन कोलकाता के इसी आरजी कर अस्पताल में भर्ती था। संजय रॉय का कहना है कि जब रात को 11:15 पर वो अपने दोस्त के साथ अस्पताल से बाहर निकला तब वो दोनों अस्पताल से लगभग 1 किलोमीटर दूर शराब पीने के लिए गए। वहां बैठकर उन्होंने शराब पी। इसके बाद रात 12:30 बजे तक दोनों ने शराब पी। नशे में ये दोनों थे और नशे में ही दोनों ने यह तय किया कि वो यहां से सोनागाछी नाम के एक रेड लाइट एरिया में जाएंगे जो इस इलाके से लगभग 2 किलोमीटर दूर है। सोनागाछी पहुंचने के बाद संजय रॉय और उसका दोस्त कुछ देर तक वहां रुके, लेकिन जब किसी सेक्स वर्कर से उनकी बात नहीं बनी तो वो एक दूसरे रेड लाइट एरिया में चले गए जो वहां से लगभग 15 किलोमीटर के आसपास दूर था। दोनों लोग एक बाइक पर थे और इसीलिए उन्हें वहां जाने में ज्यादा समय नहीं लगा, लगभग 10 से 15 मिनट में वो वहां पहुंच गए। और इस दौरान संजय रॉय ने सड़क पर जा रही एक लड़की के साथ छेड़छाड़ भी की और उस लड़की को अपशब्द कहे। और इस पूरे घटना का एक सीसीटीवी वीडियो भी है जो सीबीआई को मिल चुका है। तो आप सोचिए संजय रॉय जैसे जब लोग घर से बाहर निकलते हैं, सड़कों पर निकलते हैं, तो वो हर लड़की को तंग करते हैं, हर लड़की के साथ छेड़छाड़ करते हैं, अपशब्द कहते हैं। इसके बाद दोनों लोगों ने एक जगह पर रुककर फिर से शराब पी और बाद में संजय रॉय का दोस्त एक सेक्स वर्कर के साथ चला गया, जबकि संजय रॉय वहीं पर उसका इंतजार करता रहा। अब इंतजार करने के दौरान संजय रॉय ने अपनी एक गर्लफ्रेंड को वीडियो कॉल किया और अपनी गर्लफ्रेंड से फोन पर उसकी अश्लील तस्वीरें भेजने के लिए कहा। कुछ देर के बाद संजय रॉय और उसका दोस्त वापस कोलकाता के इसी आरजी कर अस्पताल में आ गए, क्योंकि संजय रॉय के दोस्त को अपने बीमार भाई से कुछ पैसे लेने थे और उसका ये भाई इसी अस्पताल में भर्ती था, इसलिए ये लोग वापस अस्पताल आए। इसके बाद संजय रॉय का दोस्त अपने एक जानकार की मदद से ऑनलाइन राइड बुक करके अपने घर चला गया। उसने एक बाइक राइड बुक की और वो घर चला गया, जबकि संजय रॉय इस अस्पताल के बाहर रुक गया जहां अभी हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी मौजूद थे। इससे पहले यूक्रेन ने रशिया की एक 38 मंजिला रिहायशी इमारत पर ड्रोन से खतरनाक हमला किया था जो मॉस्को से 1000 किलोमीटर दूर सारातोव क्षेत्र में मौजूद है। लेकिन इस हमले के बाद से अब रशिया लगातार यूक्रेन पर मिसाइलें दाग रहा है और यूक्रेन की सेना रशिया के जिस कुर्स्क क्षेत्र पर कब्जा कर चुकी है वहां से अब यूक्रेन की सेना वापस लौट रही है और यह युद्ध 2.5 वर्षों के बाद अपने सबसे खतरनाक और निर्णायक चरण में पहुंच गया है। तस्वीरें आप देखिए कैसे दोनों तरफ से एक दूसरे के देश में तबाही हो रही है और ये जो तस्वीर आप अभी देख रहे हैं इसे कहा जा रहा है कि ये अमेरिका के 9/11 जैसा हमला है, जहां रशिया की एक बहुत बड़ी बिल्डिंग पर एक ड्रोन हमला हुआ और ये जो ड्रोन है सीधे इस बिल्डिंग से जा टकराया। 9 अगस्त को जब यूक्रेन ने रशिया के इस कुर्स्क इलाके पर हमला किया था और रशिया की 1300 वर्ग किलोमीटर भूमि को अपने कब्जे में कर लिया था, तब रशिया ने अपनी इस जमीन को छुड़ाने के लिए अपनी सेना को इस क्षेत्र में भेजा था।
लेकिन अब कहा जा रहा है कि जब इस संघर्ष में रशिया के 1000 से ज्यादा सैनिक मारे गए तो राष्ट्रपति पुतिन ने अपनी रणनीति को बदल दिया और अब वो पूरे यूक्रेन पर मिसाइल अटैक कर रहे हैं और इसी की वजह से यूक्रेन अब दबाव में आ गया है। और यह संघर्ष भी तब हो रहा है जब सिर्फ 72 घंटे पहले भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कीव में मौजूद थे और वहां यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से उनकी इसी युद्ध को लेकर बातचीत हो रही थी और उसके लगभग 72 घंटों के बाद इसी जगह पर अब रशिया ने एक बहुत बड़ा हमला बोल दिया है। अब आप ये देखिए कि यूक्रेन और रशिया की सैन्य ताकत में क्या अंतर है। आप शायद भूल गए होंगे इन दोनों सेनाओं के बीच क्या तुलना हो सकती है। और आपको याद होगा 2.5 साल पहले जब यह युद्ध शुरू हुआ था तब राष्ट्रपति पुतिन ये कहा करते थे कि बस ये तो हफ्ते और 10 दिन की बात है, 1 हफ्ते के अंदर हम यूक्रेन को समाप्त कर देंगे, इनकी सेना को खत्म कर देंगे। आज 2.5 साल हो चुका है और वो यूक्रेन की सेना रशिया के लगभग 1,500 किलोमीटर के इलाके पर कंट्रोल भी कर चुकी है। हमारे देश में आज आप सब लोग जन्माष्टमी का पर्व मना रहे होंगे, इसलिए जन्माष्टमी के मौके पर भगवान श्री कृष्ण के विचारों का एक विश्लेषण करते हैं और आपको आज बताएंगे कि आज के कलयुग में दुनिया और आप लोग भगवान श्री कृष्ण से क्या सीख सकते हैं। आजकल सबको मैनेजमेंट गुरु की तलाश रहती है, क्या आप भगवान श्री कृष्ण को अपना मैनेजमेंट गुरु बना सकते हैं? आज जब दुनिया में इतने सारे युद्ध हो रहे हैं, भारत में महिलाओं के खिलाफ अपराध की इतनी घटनाएं हो रही हैं, युवाओं में डिप्रेशन, बेरोजगारी बढ़ रही है, तब भगवान श्री कृष्ण के विचारों में इन सारी समस्याओं का समाधान मौजूद है और आज आप श्री कृष्ण से बहुत कुछ सीख सकते हैं, लाइफ मैनेजमेंट सीख सकते हैं। सोचिए, जिस क्षण में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ उसी क्षण में मृत्यु उनके सबसे निकट थी। उस रात्रि को भगवान श्री कृष्ण के प्राण तो बच गए, लेकिन इन प्राणों के लिए उन्हें अपने माता पिता से अलग होना पड़ा और अपनों से बिछड़ने का यह सिलसिला उनका जीवन भर चलता रहा आखिर तक। पहले उनकी मां देवकी और पिता वासुदेव छूटे, फिर जिन नंद बाबा और यशोदा ने उनकी परवरिश की वो भी छूट गए, फिर गोकुल भी उनसे छूट गया और आखिर में उन्होंने जिस द्वारका नगरी को स्थापित किया वो भी समुद्र में विलीन हो गया। यानी भगवान कृष्ण के जीवन में उनसे उनका सब कुछ लगातार छूटता चला गया, लेकिन फिर भी वो आगे बढ़ते रहे और विचलित नहीं हुए। इसलिए आप में से बहुत सारे लोग जिन्हें ऐसा लगता है कि उनके साथ बड़ी नाइंसाफी हो रही है, उनका जीवन में बहुत कुछ छूटता जा रहा है, वो भगवान श्री कृष्ण से प्रेरणा ले सकते हैं। श्री कृष्ण मानते थे कि जब दुश्मन शक्तिशाली हो तो उसके खिलाफ कूटनीति का उपयोग करना चाहिए और उन्होंने काल्यवन और जरासंध के साथ बिल्कुल यही किया। उन्होंने काल्यवन को मुचकुंद के हाथों मरवा दिया और जरासंध को भीम के हाथों मरवा दिया और ये दोनों ही योद्धा बड़े शक्तिशाली थे, लेकिन श्री कृष्ण ने इन्हें युद्ध के पहले ही समाप्त कर दिया और यह बताया कि जब दुश्मन आपसे ज्यादा शक्तिशाली हो तो दिमाग से, कूटनीति से काम लेना चाहिए। श्री कृष्ण कहते थे कि युद्ध में संख्या बल का महत्व नहीं होता, बल्कि साहस, नीति और सही समय पर सही अस्त्र और व्यक्ति का उपयोग करना महत्वपूर्ण होता है। और अब हम आपको मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में फिल्म के बदले सेक्स की मांग करने वाले प्रोड्यूसर्स और हीरो नायकों के, एक्टरों के गिरोह के बारे में बताएंगे और यह मुद्दा भी उठाएंगे कि क्या मलयालम फिल्म इंडस्ट्री की तरह बॉलीवुड यानी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री और भारत में बाकी की फिल्म इंडस्ट्रीज में भी महिलाओं की स्थिति को लेकर एक जांच कमेटी नहीं बैठनी चाहिए। लेकिन उससे पहले आप यह देखिए कि मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में हेमा कमेटी के खुलासों के बाद 2 अभिनेत्रियों ने यौन शोषण के गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने मुझे होटल में बुलाया था और जब मैं वहां गई तो मुझे ऐसा नहीं लगा कि उनकी सोच ऐसी होगी। हाँ, मुझे बाद में ये पता चला कि जिस फिल्म के बारे में बताया गया है वो अस्तित्व में नहीं थी। उस होटल में मेरा यौन शोषण किया गया। ये एक जाल था। अब वो जो भी कह रहे हैं झूठ है। उसने मेरे अलावा कई औरों के साथ भी ऐसा किया है। वो पहला व्यक्ति था जिसने ये कोशिश की। एक फिल्म की शूटिंग के दौरान जब मैं वॉशरूम में थी तो उसने मुझे पीछे से आकर पकड़ लिया और किस किया। इसके बाद मैं वहां से बचकर भाग गई। ये मेरी पहली फिल्म थी। मैं समझ ही नहीं पा रही थी कि सब कैसे हो गया। इसके बाद जयसूर्या ने मुझे अपने फ्लैट पर बुलाया, मगर मैं नहीं गई।